Hello everyone, my name is स्वीटी बढ़ालिया and welcome to SP Academy classes। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका बायोमोलिक्यूल्स खत्म कर दूंगी और ये वीडियो लेक्चर की जो सीरीज है मैंने 2020 से 2021 वाले सेशन के बच्चों के लिए बनाई है, मतलब कि रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से बनाई है। इसमें विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स ऐसे टॉपिक मैंने कवर नहीं किए हैं जो आपके रिड्यूस सिलेबस में से हट गए थे। ठीक है, तो अगर कोई 2020 से 21 के नेक्स्ट सेशन वाला बच्चा इस वीडियो लेक्चर को देखता है तो आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में और भी टॉपिक्स आते हैं, और जो हमारे 2020 से 21 के सेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए आज का वीडियो लेक्चर लास्ट वीडियो लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके कॉम्पोजिशन के बारे में कि जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड 3 चीजों से मिलकर बनता है, दैट इज पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और हमारा तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ते हुए आए थे। फिर हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था और फिर हमने कहा था कि जब न्यूक्लियोसाइड एक फॉस्फोरिक ग्रुप यानी कि फॉस्फेट ग्रुप से जब जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर का भी लेना है। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटिनरी। इन द सेम वे न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसको भी हम 2 लेवल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी लेवल और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी लेवल। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हम बायो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा बायो में नहीं घुसते हैं। हम सिर्फ उतना पढ़ते हैं जितना हमारे केमिस्ट्री में एज अ सिलेबस के तौर पर बायोमोलिक्यूल्स हमें पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास बायो एज अ सब्जेक्ट नहीं होता, जिनके पास मैथ्स होता है, तो वो बेचारे थोड़े से घबरा जाते हैं। तो केमिस्ट्री में हम इसको सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। बायो वाले बच्चों को शायद लग भी सकता है कि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया, पर वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया है या मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब वो आपका केमिस्ट्री में एज अ सिलेबस का पार्ट ही नहीं है तो फिर वो आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट कराएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एज अ बायो स्टूडेंट ऑलरेडी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा देते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड को भी हम 2 लेवल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर और दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको ऊपर से बताने की कोशिश करूं का मतलब बिल्कुल एक तरीके से कुछ शब्दों में मैं इसको अगर शब्दों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो ना हमें ये बताता है कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये किसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन देता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के, जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनका क्या सीक्वेंस है स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश करूं तो आप इसको ना इस तरीके से समझ सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना आपको ये समझाने की कोशिश करता है एक्चुअली में कि जो भी डीएनए है या आरएनए है उसकी शेप क्या है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो ये समझाने की कोशिश करता है कि डीएनए और आरएनए की शेप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरएनए की तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है आरएनए का, हेलिसेस आर प्रेजेंट विच आर सिंगल स्ट्रैंडेड बट सम टाइम दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ज्यादातर अगर हम बात करें आरएनए की तो आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, सिंगल ही आपको स्ट्रैंड मिलेगा, बट कई बार क्या होता है, कई बार ठीक है सम टाइम्स वो हमें डबल स्ट्रैंड में भी मिल जाता है। अगर आप डीएनए की बात करो तो डीएनए आपको कैसे मिलता है, डबल स्ट्रैंड में, जिसमें 2 स्ट्रैंड अपोजिट जा रही होती हैं। जैसे कि ये स्ट्रैंड अगर पीछे जा रही है तो दूसरी आगे आ रही है, इस तरीके से वो मूव करता है। आपने देखा भी होगा ना, डीएनए का हम कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है बनाते हैं। तो आगे देखिए,
जब हम बात करते हैं आरएनए की, तो देखिए आरएनए को भी ना हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जेनेटिक्स एंड नॉन जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि फिर वो जो है प्लांट्स में और वायरसेस में पाया जाता है, तो वो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जब बायो में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के क्लासिफिकेशन 3 टाइप से की जा सकती है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो ना आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि आरएनए के टाइप्स बताइए कि क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा मैसेंजर आरएनए, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और आरएनए कैपिटल में। मैसेंजर आरएनए को ना हम इंफॉर्मेशनल आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना। फिर हमारे पास दूसरा आता है राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरएनए कहते हैं। और तीसरा आता है ट्रांसफर आरएनए, जिसे हम टीआरएनए या फिर सॉल्युबल आरएनए, एक्सेप्टर आरएनए, ठीक है, ये सब चीजें हम इसको कहते हैं। और ये जो है, ये मैंने जो लिखा है ये एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सुन भी सकते हैं। बस मुझे ये था कि थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं इनके बारे में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ इनसे रिलेटेड बातें भी यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, तो जब हम मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं ना, तो ये इंफॉर्मेशन का काम करता है। इसको हम इंफॉर्मेशनल आरएनए जैसे कहते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए हो गया, इंफॉर्मेशनल आरएनए हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कुछ काम है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो देखिए क्या है, इट इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम जीन एंड देन ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन। अगर हम इसको भी एक तरीके से ऊपर से कलेक्टिवली बात करने की कोशिश करें तो इसका बड़ा अच्छा खासा रोल होता है प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें आरएनए की, तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का एक ये बड़ा ही अच्छा कंपोनेंट होता है, द प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ठीक है, तो कहाँ पे रोल प्ले करता है ये, प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्री ऑफ द सेल में। ट्रांसफर आरएनए की अगर हम बात करें तो दे आर द स्मॉलेस्ट, ये बेचारे सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, बियरिंग 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड, तो इनके अंदर से 70 से 80 तक ही न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए, वैसे मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, बट अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल आरएनए कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आरएनए जो है वो आरएनए होता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि भाई मैम बायो की होंगी, मेरे पास खुद के पास बायो नहीं थी, मेरे पास मैथ्स थी। ठीक है, पर हाँ जितना हमारे लिए सफिशिएंट है मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बताया है, कम नहीं बताया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड को हम 2 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है हमें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताने की कोशिश करता है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें ये बताने की कोशिश करता है कि उसकी शेप कैसी है। ठीक है, तो जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट कई बार ये अपने आप को फोल्ड भी कर लेता है और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। जब हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, और इन तीनों आरएनए के जो है वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि नॉर्मली जनरली जो हमारा आरएनए होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, कई बार वो ठीक है अपने आप को डबल में भी चेंज कर लेता है, बट ज्यादातर जो अगर हम बात करें तो आरएनए में जनरली सिंगल स्ट्रैंड से बनता हुआ दिखाई देता है। इन द सेम वे जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड या 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बनता हुआ हमें दिखाई देता है, जिसके स्ट्रक्चर से आप लोग बहुत अच्छे से रूबरू भी होंगे, परिचित होंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो 2 साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मेरी आदत है, मैं बताना प्रेफर करती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि किन्होंने इसको दिया था। तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक थे जिन्होंने प्रपोज किया था डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए के लिए। ठीक है, तो ये मॉडल क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल
डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट, डीएनए जो है वो बनता है 2 अलग अलग सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से लीडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक स्ट्रैंड अगर ऐसे जा रही है आगे की तरफ तो दूसरी स्ट्रैंड ऐसे पीछे जा रही होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये इनके स्ट्रक्चर से लिया गया है 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द डबल हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है इसमें डबल हेलिक्स वाली, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है एडेनिन और थाइमिन जो है उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये जो डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे दिखाया है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को दर्शा रहा है। साइटोसिन एंड ग्वानिन जो है उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए होते हैं। अब अगर पेपर में मान लो आपको डीएनए बनाना है तो आप इस स्ट्रक्चर को बैठ के रट्टा नहीं मारोगे। देखिए, हर पर्सन का डीएनए अलग होता है। ठीक है, हर पर्सन का डीएनए अलग होता है ना, तो आपको नहीं पता। अब ऑब्वियस सी बात है, डीएनए अलग है अगर, तो इन सब का पैटर्न भी क्या होगा, अलग। तो आपको इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर लिखा जी सी ए टी टी ए टी, जरूरी नहीं है आप इसको याद करो, आप इसकी जगह अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। हर पर्सन का डीएनए अलग होता है, ये बात आपको पता है। तो हर पर्सन के डीएनए की जो कोडिंग है या जो ये पैटर्न्स हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई डीएनए एक ही टाइप का है, उसका स्ट्रक्चर ये है और हम इसी को रट ले और हर जगह यही छापे। नहीं, जब डीएनए अलग अलग होते हैं, सबका पैटर्न अलग अलग है, कोडिंग अलग अलग है, तो हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को देख के आपको पैनिक नहीं होना है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हर पर्सन के अपने खुद के यूनिक क्या होते हैं, थंब प्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे खुद के क्या होते हैं, यूनिक थंब प्रिंट्स या फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इन द सेम वे जब हम डीएनए की बात करते हैं, ठीक है, तो जो सीक्वेंस होता है बेसिस का डीएनए में, वो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, यूनिक होता है। और इससे रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे नॉर्मल हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग अपना थंब प्रिंट करा रहे हैं या फिंगर की प्रिंटिंग करा रहे हैं। इन द सेम वे जो हर पर्सन का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए, वो अलग अलग होता है। ठीक है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। The sequence on DNA is same for each and every cell of a body and hence this sequence cannot be altered। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के पेरेंट कौन है या किसी बच्चे का फादर कौन है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे सीरियल्स में भी ये दिखाया जाता है। ठीक है, जब देखे होंगे आपने, हिंदी सीरियल्स में काफ़ी कुछ दिखाया जाता है। तो जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो फादर और मदर दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन से पैदा होता है। ठीक है, मोस्टली अगर हम बात करें ह्यूमन टू ह्यूमन तो डीएनए का बहुत सारा पोर्शन हमारा मैच भी करता है, बट कुछ पोर्शन होता है जो मैच नहीं करता। बट जब हम रिलेटिव्स के बारे में बात करते हैं तो वो डीएनए का पैटर्न काफी सिमिलर होने लगता है। जब हम फादर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो फादर के मोर देन आप मान सकते हैं 50% जेनेटिक मटेरियल जो है वो किसी इंडिविजुअल बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जो भी उनका बच्चा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टडी करके, कंपेयर करके, फादर का डीएनए लेके और बच्चे का डीएनए लेके, उनके सीक्वेंस को स्टडी करके ये चीज पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन है भी या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तो ये हमें काफी मदद करता है आइडेंटिफाइंग द ट्रू बायोलॉजिकल फादर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल्स इन रेप, मर्डर केसेस एक्सेट्रा। आपने देखो बहुत सारे नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखी होंगी या कहीं पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटे से छोटा बाल या नाखून का टुकड़ा, ठीक है, कुछ भी अगर हमें मिल जाए तो हमें क्रिमिनल का या जो भी रेपिस्ट होते हैं अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी अगर हमें मिल जाए, ठीक है, तो हम वहां से डीएनए की कोडिंग पता कर लेते हैं। और अगर वो किसी पर्सन से मैच हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ
ये जो सिचुएशन है या ये जो चीज की गई है इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपने उसमें भी देखा होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बड़ी फेमस सी वेब सीरीज है वो, उसमें भी एक्चुअली में यही मनी हीस्ट में एक्चुअली वो जो पुलिस ऑफिसर है वो यही करती है। जब उसको वो लोकेशन पता चलती है और वहां पे उसको बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो वो यही कहती है कि मुझे तो पूरा सोर्स ऑफ डीएनए मिल गया। तो वही चीज वो वहां पे कर रहे होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इवोल्यूशन, चीजें इतनी इवॉल्व हो रही हैं, है ना। आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा कि कोरोना जब इतने सारे लोगों को हुआ तो वो वायरस जो था वो अपने आप को खुद ही इतनी ज्यादा, जब उसको होस्ट मिले तो उसने खुद को भी अपने आप को भी बहुत ज्यादा इवॉल्व किया, है ना। तो जैसे जो भी बायोलॉजिकल चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप को इवॉल्व करती रहती हैं, हम खुद भी कि अपने आप को कितना इवॉल्व करते रहते हैं। हमारा अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो पहले हम कैसे थे, है ना, कैसे कंपैरिजन किया जाता है कि हम पहले क्या थे, फिर उसके बाद हम ग्रो करते 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 मनुष्य कैसे बने। फिर अगर हम अपने आप को भी कंपेयर करेंगे बहुत साल पहले से तो तब में और अब में हमारे अंदर कितना अंतर आ गया है। अगर प्रेजेंट को हम फ्यूचर से कंपेयर करें तो आने वाले 200 साल 500 साल या 1000 साल में सिचुएशन और अलग होगी। तो हर चीज इवॉल्व करती है। ठीक है, तो कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें काफी ज्यादा मदद करती है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या शो करता है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हेरिडिटी। ठीक है, आप सभी को पता है, हम कहते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर्स ऐसे थे, हमें अपने एंसेस्टर्स से ये गुण मिला है, पूर्वजों से ये गुण मिला है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डीएनए जो है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो डीएनए काफी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज की आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स। आपने देखा होगा कि अगर कोई बिल्ली है तो वो बिल्ली को ही बर्थ दे रही है ना। ह्यूमन है वो ह्यूमन को ही बर्थ दे रहे हैं। फिर प्लस में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि ये इस परिवार से, वो भी डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होती रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की, तो आपको पता है रेप्लिका का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। ठीक है, तो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो कैपेबल होता है सेल्फ डुप्लीकेशन का। ठीक है, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस शो करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कैपेबल होता है सेल्फ डुप्लीकेट बनाने का ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब भी सेल डिवीजन होती है बॉडी में, एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड, और अपने जैसे ही अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड्स वो बना लेता है एंड ट्रांसफर कर देता है डॉटर सेल्स में। आप सभी को पता है ना, जब कोई सेल है, पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत तो 10th में, मान लो अगर ये बीच में से डिवाइड हो रहा है, आपने अमीबा का भी केस पढ़ा होगा, जैसे ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, फिर वो थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से चेंज हो जाता है, ये न्यूक्लियस भी ऐसे हो जाता है, फिर 2 डॉटर सेल बन गए, पढ़ा है ना 10वीं में। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि भाई डीएनए मॉलिक्यूल सेल्फ डुप्लीकेट बना लेता है जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड बना के और डॉटर सेल में ट्रांसफर कर देता है। फिर उसके बाद है प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब देखिए, जो प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन बनाया तो जाता है आरएनए के थ्रू। आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है, पर प्रोटीन बनाना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, ठीक है, इसका जो मैसेज है कि हाँ भाई प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, वो किसके पास होती है, डीएनए के पास। तो डीएनए जब आरएनए बनाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अच्छा, कई बार ना कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीएनए से आरएनए बन रहा है या आरएनए से डीएनए बन रहा है। डीएनए और आरएनए दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बना सकते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए भी डीएनए बना सकता है, उसे बोलते हैं ट्रांस या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया कि डीएनए जब आरएनए बना रहा है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको अगर आरएनए से डीएनए बनता हुआ भी कहीं दिख रहा है तो वो गलत नहीं है, उसको हम रिवर्स या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसी प्रोसेस का उल्टा। फिर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।
ठीक है, तो आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। बहुत सारे बच्चे खुश हो गए होंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते थे कि मैम बायोमोलिक्यूल्स कब ख़त्म होगा और इसके कितने वीडियो लेक्चर्स होंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो पसंद आया होगा और मैं अपनी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और अगर आपको ये बायोमोलिक्यूल की सीरीज़ अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे हम नए वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।